Good morning, students. As we are going with the chapter The Rise of Nationalism in Europe, in लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था कि जो मोनार्क्स थे या कंजर्वेटिव लीडर्स थे उनको भी ये फील होने लग गया था कि हाँ, जो ऐसे तो चलता ही रहेगा कि जो लोग हैं वो रेवोल्यूशन करेंगे, हम उनको फिर से दबाएंगे। इससे अच्छा है कि उनको थोड़ी कंसेशन दे दिया जाए, उनकी थोड़ी बातें मान ली जाएं, है ना। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसके अंदर वी आर हैविंग आवर फर्स्ट पार्ट दैट इज़ 4.1 जर्मनी। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशनल। क्या एक आर्मी मतलब आर्किटेक्ट हो सकती है, एक रूल कर सकती है नेशन के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution। जो नेशनलिज्म की वो जो भावना चीज़ थी वो अलग हो चुकी थी डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन से। क्यों? क्योंकि जो मोनार्क्स थे उनको ये फील होने लग गया था कि हाँ, इनको थोड़ी अलाउंस दे दें चीज़ों के लिए, जो ये डिमांड करें थोड़ा थोड़ा दे दें। ये चीज़ आइडिया दिमाग से निकाल दिया था कि हाँ, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, पूरा ही बदलाव लेके आना चाहिए। ये सोच लिया था कि हाँ, थोड़ा थोड़ा इनको अलाउ कर देते हैं चीज़ें, जो भी रेवोल्यूशनरीज थे उनको, है ना। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। इस प्रोसेस में क्या हुआ, जर्मनी एंड इटली जिनका पहले अपना कोई नाम नहीं था, वो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एज सच पहले कोई वो स्टेट से नहीं जाने जाते, कंट्री से नहीं जाने जाते थे कि जर्मनी अलग है इटली अलग है। वो चीज़ें बाद में आई, ठीक है। तो वो एक नेशन स्टेट्स कैसे बनी। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। जो नेशनलिस्ट की फीलिंग्स थी वो मिडिल क्लास लोगों में तो थी ही बहुत ज़्यादा, है ना। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेजेंटेड बाय repressed by combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners of Prussia। क्या था जो लिबरल इनिशिएटिव था, जो ये मिडिल क्लास लोग कुछ कुछ करते थे नेशनलिज्म के लिए, वो उनको दबा देते थे। कौन? जो फोर्सेस थी मोनार्की की, मिलिट्री थी, वो दबा देते थे। और उनको सपोर्ट आगे से कौन करता था? जो लार्ज लैंड ऑनर्स थे प्रूशिया के। जो प्रूशिया है वो जर्मनी की आज के टाइम पे अगर बात करूँ तो सबसे बड़ी स्टेट है, तब मेन उस एरिया में वही मानी जाती थी। लैंड ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। तो वहाँ पे प्रूशिया जो मेन था उसने लीडरशिप, उसने अपने सिर पे इस चीज़ की लीडरशिप ली, मूवमेंट की कि हाँ, वो ये चीज़ें इन चीज़ों को संभालेंगे, वो नेशनलिज्म लाने में हेल्प करेंगे। 3 wars overseen years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification। 3 wars देखी गई जिनके ऑटोमन, आप बुक में रीड करोगे तो ऑटोमन सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे तब प्रूशिया के, वो भी बीच में थे। 3 वॉर्स हुई जिसमें थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। क्या हुआ लास्ट पे? प्रूशियन जीत गया उनको अपने अंडर लेने में। अंडर उन्होंने ऐसे नहीं कि उन्होंने राज करना था, लेकिन पूरी जर्मनी को इकट्ठा करना था, वन नेशन बनाना था। इस चीज़ में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस को तो अपने अंडर ले लिया। तो प्रूशिया का किंग बनाया गया विलियम को। आप अपनी बुक में जब स्टोरी पढ़ोगे, आप रीड करोगे लाइन्स को, तो यू विल गेट टू नो। एंड कम्प्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया। इसके पीछे स्टोरी है, जब ये वॉर्स जीती गई, इनको अपने अंडर ले लिया गया, तो क्या हुआ, जैसे जर्मनी हर पार्ट्स में डिवाइडेड था, वहाँ पे कोई कोई राज करता था, राजा, है ना। उन सभी की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या हुआ, विलियम ने पूरा प्लान समझाया, उन्होंने समझाया कि कैसे वो पूरे जर्मनी को इकट्ठा करना चाहते हैं, ये सब वो सब उन्होंने अपना डेमोस्ट्रेट किया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोस्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। वही बात जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रूशियन स्टेट पावर में थी, मतलब विलियम को ही हेड बनाया गया था, उन्होंने ही सब बताया था। जो मीटिंग हुई थी जिसमें जर्मनी के हर पार्ट से जो भी राजा राज कर रहा था वो आया था। New state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany। जो वो अभी न्यू स्टेट पूरे जर्मनी को बोला जा रहा है, जब फाइनली फॉर्म हो गई, हर पार्ट हर एक दूसरे से मिल गए, तो उन्होंने किस चीज़ पे ध्यान दिया कि उनकी कंट्री करेंसी को मॉडर्नाइज किया जाए। अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग चल भी रही थी तो उसको एक किया जाए, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग हो, लीगल हो, सब कुछ, और जुडिशियल सिस्टम से जर्मनी काम करे। तो दिस इज़ हाउ जर्मनी वॉज मेड। सेकेंड वी हैव
इटली यूनिफाइड, जैसे कि जर्मनी का पढ़ा कि वो कैसे पार्ट्स में डिवाइडेड थी। प्रूशिया ने मतलब इनिशिएटिव लिया कि नेशनलिज्म को फैलाने के लिए, कैसे कैसे उन्होंने सब कवर किया और कैसे समझाया, कैसे मतलब जर्मनी को इकट्ठा किया। वैसे ही वी विल रीड अबाउट इटली। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जैसे जर्मनी है, इटली भी वैसे बहुत, उसकी भी बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन पार्ट्स में डिवाइडेड होना। हर मतलब काफ़ी पार्ट्स, मेन वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था इटली उस टाइम पे। हर जगह पे अलग अलग लोग राज कर रहे थे। बाहर से आके कोई वो कैप्चर कर रहा था कोई जगह को, वहाँ पे खुद का राज चला रहा था ना। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire का क्या था। इटली पूरी तरह से बिखरा हुआ था, अलग अलग डायनेस्टी के मतलब डायनेस्टिक रूलर्स के अंदर आ रहा था, है ना। और एज वेल एज मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग, बहुत तरह का वो मल्टी नेशनल काम चल रहा था। मतलब कहीं पे कुछ लैंग्वेजेस, कुछ प्रैक्टिस फॉलो हो रही हैं तो कहीं पे कुछ। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। इटली उस टाइम पे 7 स्टेट में डिवाइडेड था। इटली का खुद का प्रॉपर कोई नाम नहीं था इटली। Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations। वही बात आ गई, जो इटालियन लैंग्वेज थी उसकी कोई एक प्रॉपर फॉर्म नहीं थी, उनमें भी बहुत सारी वो थी, मतलब भिन्नता थी, बहुत डिफरेंसेस थे। मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन थी लोगों के आपस में ही। Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। जो गिउसेप मैजिनी थे, उन्होंने इस चीज़ का मतलब वो किया, उन्होंने वो सोचा कि हाँ वो इकट्ठा करेंगे किसको, इटली को, एक रिपब्लिक स्टेट बनाएंगे, कंट्री बनाएंगे। यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। यंग इटली उन्होंने जो दिया मतलब अपना यंग इटली, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल। डिसेमिनेशन होता है किसी चीज़ को फैलाना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कह लो या कुछ भी। यंग इटली उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी अपने गोल्स को मतलब आगे वो करने के लिए, पास करने के लिए। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont। जो फेलियर था रेवोल्यूशनरीज का, मतलब जो रेवोल्यूशनरीज ने पहले हिम्मत की थी 1831 में, 1848 में कि वो नेशनलिज्म को लेके आए, उनका जो फेलियर था, इस चीज़ ने पूरा का पूरा भार किसके ऊपर डाल दिया था, मेंटल भार डाल दिया था। किसके ऊपर आ गया था वो सारा, सर्डिनिया पेडमोंट के ऊपर, जो किसके अंडर थे, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के अंडर। किस चीज़ का उनके ऊपर भार था कि उनको अब यूनिफाई करना है इटालियन स्टेट्स को थ्रू वॉर, कि वॉर के थ्रू उनको अब इटालियन के जो स्टेट्स में टूटा हुआ है उसको एक बनाना है। इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। किंग थे जो वहाँ के, उन्होंने उनको परमिशन दे दी थी कि हाँ ये चीज़ के लिए, नेशनलिज्म के लिए आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, है ना, पॉलिटिकल डोमिनेंस आएगा। यहाँ पे इटली ने जो आप ये ऑफ़र करने की बात हो रही है, ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? इटली टोटल 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, राइट। उसमें से सिर्फ एक स्टेट ऐसी थी जहाँ का राजा इटली ही था, इटालियन ही था। बाकी इधर उधर से आए हुए, बाहर से आए हुए लोग थे, तो उनको हटाना, निकालना ज़रूरी था। इटली वॉज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेटिक। ना तो वो रेवोल्यूशनरी तरीके से, नॉर अ डेमोक्रेटिक। Italian population, among whom rates of illiteracy were high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। जो इटालियन की पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट क्या थी, इलिटरेट थी, उनको मतलब पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में, दैट व्हाट इज़ इटली एंड ऑल। उनको इन चीज़ों से वो अनअवेयर थे, लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की कैसे इकट्ठा करना है, वो जैसे चल रहा था काम वैसे ही अपना काम चला रहे थे। लेकिन अकॉर्डिंग जब उनको ऑफ़र किया गया कि हाँ नेशनलिज्म लेके आओ, किंग ने बोल दिया, तो वहाँ फाइनली वो इटली इकट्ठा हो गया। 4.3 वी हैव स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अभी हमने जर्मनी का देखा कैसे वो है ना इकट्ठा होके यूनिफाई हुआ, इटली का देखा। देन वी हैव अ केस ऑफ ब्रिटेन। द of the nation or the nation states some scholars have argued is Great Britain। जब जो स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे रहे थे, उनको इन चीज़ों की नॉलेज थी, तो वो इन चीज़ों के पे आर्ग्यू करते थे कि ग्रेट ब्रिटेन बने।
इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रान आउट प्रोसेस। ऐसा तो नहीं था एकदम से कोई वॉर हुई उसमें ब्रिटेन इकट्ठा हो गया, है ना, यूनिफाई हो गया, एक कंट्री के रूप में सामने आया, ऐसा कुछ नहीं था। ये भी बहुत लंबा प्रोसेस चला। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश नाम की चीज़ भी नहीं थी। मतलब जिसको लोग जानते थे, ब्रिटिश या ब्रिटेन कह लो, यूके भी कह सकते हैं। United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. फाइनली जब यूके बनने की बात हुई, उसमें क्या था, सिर्फ यूके ही नहीं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, सब चीज़ें, आयरलैंड सॉरी बीच में आता है, ब्रिटेन और यूके एक ही बात है। तो इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लैंड, ऑलमोस्ट इंग्लिश पीपल थे, उन्होंने वो कामयाब रहे स्कॉटलैंड को इन्फ्लुएंस करने में कि हाँ हमें मिलना है, एक बनना है, ठीक है। फर्दर द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its इंग्लिश मेंबर्स। जो पार्लियामेंट बैठी उसमें भी जो ज़्यादा मेंबर्स थे वो इंग्लिश मेंबर्स ही थे। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। यूके में क्या कौन कौन थे, कौन हो गया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। आयरलैंड को भी फोर्सिबली अपने साथ मिलाया गया 1801 में, क्योंकि आयरलैंड उस टाइम पे बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा था। लाइक उधर भी बहुत कुछ ऐसे किंगशिप वगैरह चल रही थी, है ना, तो उनको फ्री करने के लिए इंग्लैंड ने उनकी हेल्प की। पहले इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने अंडर लिया, फिर आयरलैंड को भी फाइनली 1801 में ज्वाइन करवा लिया। फाइनली जो कंट्री का नाम बना दैट इज़ यूके और ग्रेट ब्रिटेन। British flag, the national anthem, the English language were actively promoted, and the older nations survived only as subordinate partners on this union. ब्रिटिश फ्लैग अपनाया गया, नेशनल एंथम बना, जो इंग्लिश लैंग्वेज मेन उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बोली गई, इन सभी को अच्छे से प्रमोट किया गया। जो ओल्डर नेशन थे, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, इनके जो अंदर प्रैक्टिसेस थी, रीजन थे, इनकी लैंग्वेजेस थी, उन सबको फाइनली दबना ही पड़ा, उन सबको चुप रह के एज अ पार्टनर इसको ज्वाइन करना पड़ा। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन कि जर्मनी कैसे बना, इटली कैसे बना, फाइनली ब्रिटेन कैसे, मतलब तीन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड को लेके अपने अंडर बना। स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, then please go through the each and every line of your chapter. You will see maps there कि पहले कैसे था जर्मनी, कैसे पार्ट्स में डिवाइडेड था, कैसे फिर प्रूशिया ने अपने अंडर बाकी जो आसपास की जगह थी उनको अपने अंडर लिया, फिर कैसे पार्लियामेंट एक मीटिंग बैठी, उसमें फाइनली विलियम ने ये चीज़ बोली कि कैसे कैसे हम ऐसे मिल के आगे बढ़ सकते हैं। तो फाइनली वो यूनिफाइड हुआ और उन्होंने अपनी करेंसी, बैंकिंग, लीगल सब कुछ मॉडर्नाइज किया। सेम द केस इन इटली। इटली में क्या था, लोग ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन फिर भी पहले जो उनकी रेवोल्यूशनरी वो था, वो फेल होने के बाद सेडिना पेडमेंट ने इस चीज़ के लिए शपथ ली और बाकी सोचा, खुद ही इन राजाओं ने मिलके सोच लिया कि हाँ हमें ये चीज़ बना लेनी चाहिए। ब्रिटेन के केस में क्या था, यूके बना, ब्रिटेन कह लो, यूके कह लो, कैसे इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के जो लोग थे, इंग्लिश पीपल थे, उन्होंने डोमिनेट किया, स्कॉटलैंड को इन्फ्लुएंस किया, मनाया, और फाइनली आयरलैंड जब बुरे हालातों से गुजरा था उसकी भी हेल्प करके उसको भी अपने अंडर ले लिया। इन द बुक यू विल सी मैप ऑल्सो दैट हाउ इट वॉज बिफोर एंड हाउ इट इज़ नाउ। पहले वो किसी भी नाम से नहीं जाने जाते थे, बस अपने अलग अलग जगह पे बसे हुए थे। अब वो सब कुछ एक है, उनको एक प्रॉपर नाम मिला हुआ है। थैंक यू सो मच।